बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीम ज़ुबैर आपसे मुखातिब हूँ। आज 28 फरवरी 2022 and we are about to start today's class for insurance related services and I request at the beginning of every class कि अगर कोई सवाल है pertaining to our previous discussions in particular या otherwise भी तो we can take questions अभी or towards the end as well जब भी आप comfortable feel करें। while you think about it, थोड़ा सा एक recap कि हम कहाँ पे खड़े हैं। हमने रिस्क असेसमेंट और प्लानिंग और एश्योरेंस के बुनियादी तारुफ से बात शुरू की और उसके बाद हमने रिस्क असेसमेंट का एक प्रैक्टिस सेशन भी किया, या क्विज भी आप लोगों ने अटेम्प्ट किया एंड देन लास्ट वीक वी वेंचर्ड इनटू आवर नेक्स्ट टॉपिक्स और उसमें हमने पिछले हफ्ते प्राइमरीली जो क्वालिटीज रिलेटेड स्टैंडर्ड्स और टॉपिक थे उनको कवर किया था। अब हम मेनली ऑडिट एग्जीक्यूशन और ऑडिट परफॉर्मेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंदर जंप इन करने लगे हैं। इसमें छोटे बड़े हर तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, छोटे बड़े से मुराद इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और अब हम एक तरतीब के साथ उनको देखना शुरू कर देंगे। एक छोटा स्टैंडर्ड IAC 230 जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का उसको देखेंगे और उसके बाद 500 सीरीज को आगे देखना शुरू करेंगे। सो दैट्स द प्लान फॉर नाउ। और जिस तरह से मैंने शुरू में भी आपसे कहा था और बार बार कहता हूँ कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर अब हमारा पेस तेज होता जाएगा, खास तौर पे इसलिए कि जो फंडामेंटल्स थे उसमें तो हमने एक एक स्टैंडर्ड पे मल्टीपल लेक्चर्स भी लगा लिए, या पूरे पूरे लेक्चर के अंदर एक ही स्टैंडर्ड कवर किया, या एक स्टैंडर्ड को 2 लेक्चर्स में भी कवर किया। लेकिन अब हम एक दिन में मल्टीपल स्टैंडर्ड्स को देखा करेंगे। स्टैंडर्ड्स कुछ वॉल्यूम में भी छोटे होंगे, दूसरे एक फंडामेंटल्स को समझाने में उसको देखने में एक थोड़ा सा पेस लगता है। अब हमने पेस पकड़ लिया, अब आपको साथ साथ दौड़ना होगा, यानी कि दौड़ने से मुराद ये है कि जो जो सिलेबस हम कवर करेंगे आपको साथ साथ वो स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे। इफ यू डोंट डू दैट तो हमारे लिए मसला हो जाएगा, चीजें पाइल अप हो जाएंगी। आखिर के लिए बार बार आपसे मैं ये इसरार करता रहता हूँ, आई होप कि आप इसके ऊपर अमल कर रहे होंगे। सो पहला स्टैंडर्ड जिससे आज हम बात शुरू करेंगे IAC 230 है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इस स्टैंडर्ड की हाँ टेस्ट चलें ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। अभी मैं फ्लो में चाह रहा था कि कुछ स्टैंडर्ड्स कवर कर लें, वो डिस्कशन में समटाइम्स वक्त ज़्यादा लग जाता है। इन द मीनवाइल आप ये बताइए कि जो लोग मौजूद हैं आप में से किस किस ने वो टेस्ट अटेम्प्ट किया हुआ है, जो पिछले हफ्ते तकरीबन 16 फरवरी को अपलोड हुआ था, फिर तकरीबन शायद आपको एक हफ्ता दिया गया हो वो करने के लिए, लेकिन पिछले हफ्ते तक सबने तो नहीं किया हुआ था। कैन कैन ऑल ऑफ यू कंफर्म इंडिविजुअली कि किसने वो अटेम्प्ट कर लिया है या नहीं किया? जी, थोड़ा सा कीबोर्ड को तकलीफ पहुंचाइए। जी, आपने तो कर लिया जब भी आप डिस्कशन में कह रहे हैं। ओके, और उमर आप कर चुके हैं कि नहीं? अब दैट डजंट काउंट। देखिए, जो प्रैक्टिस का और टेस्ट करने का मकसद है वो तो उस प्रोसेस से गुजरना है। ये ऊपर ऊपर से देखने वाला काम नहीं चलेगा। एनीवे, ज़ाहिर है मसरूफियात सभी के साथ हैं, आई अंडरस्टैंड आपके साथ भी होंगी। लेकिन हमने इंशाल्लाह इन्हीं मसरूफियात के चैलेंज के बावजूद कोशिश करनी है कि हम अपनी चीज़ों को कवर करेंगे। अदरवाइज़ आगे चल के मसरूफियात तो कम नहीं होंगी। ओवर द पीरियड जितना आप अपने वर्कलोड को डिवाइड कर लेंगे वो बेहतर रहेगा। ज़ाहिर है कि अभी कुछ दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में मसरूफियात आमतौर पे अकाउंटेंट्स को ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियाँ ऐसी हैं कि मार्च के अंदर कोई नया स्यापा आ जाएगा और अप्रैल में कोई ऐसी बला, कोई ऐसा अज़ाब, कोई ऐसा कोई नोटिस, कोई ऐसी कंप्लायंस, कोई ऐसा टारगेट, कोई ऐसी डेडलाइन ऐसी आ जाएगी जो किसी रडार पे ही नहीं होगी। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है, इसलिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम इन इन चीज़ों को ओवर द पीरियड कवर करके चलते रहें। ये ज़िंदगी का हिस्सा है। जैसे मैंने भी पिछले कुछ दिनों में कुछ क्लासेस स्क्वीज़्ड रहीं या मिस भी हुई, वो मसरूफियात के बायस होता है, लेकिन अगेन हम कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को साथ-साथ कवर करते चलें। अच्छा, तो मैं IAC 230 के साथ मौज़ू गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ एंड
वी हैव ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इस स्टैंडर्ड की जिस तरह से हर स्टैंडर्ड से पहले मेरी कोशिश होगी, और आप पहले भी देखते रहे कि हम पहले से समझ लेंगे स्टैंडर्ड का मकसद क्या है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में एक बड़ा बुनियादी सा असूल, शायद आपने भी जब प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की हो एंड इफ यू हैव वर्कड इन ऑडिटिंग, तो ये बड़ा मुहावरे के तौर पे बात इस्तेमाल होती है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में इस तरह से तो नहीं लिखी, लेकिन इस तरह से नहीं लिखी, बट इट इम्प्लाइज दैट कि व्हाटएवर इज नॉट डॉक्यूमेंटेड इज नॉट डन। ये हमें हम मेरा ख्याल है कि जब मैंने अपने आर्टिकल स्टार्ट किए थे तो शायद पहले महीने में ही एक सीनियर ने बात सिखा दी थी कि आपने अगर डॉक्यूमेंट नहीं किया तो फिर समझें कि आपने किया ही नहीं, क्योंकि इस चीज का अगर सबूत नहीं है कि आपने क्या कब कैसे किया था, तो आप के करना ना करना एक बराबर है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली जो कुछ आप करते हैं उसका एविडेंस, उसका सबूत, उसका रिकॉर्ड का काम करती है। अगर ये मौजूद ना हो तो फिर इट्स लाइक कि आपने बगैर कुछ देखे भी अगर ओपिनियन दे दिया हो और आपने सारा कुछ कर लिया और उसका कोई रिकॉर्ड ना हो, तो वो दोनों चीजें तकरीबन एक बराबर हो जाएंगी। इसलिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कुछ ये स्टैंडर्ड है जिसके अंदर कुछ कुछ पैरामीटर्स मुतय्यन किए गए हैं क्या कब कैसे डॉक्यूमेंट करना है। लेकिन ये स्टैंडर्ड इन इट सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन टेम्पलेट्स नहीं देता, प्रिंसिपल्स देता है। इसलिए इस स्टैंडर्ड की इम्प्लीकेशन हमारे पास दो तीन तरह से आती है। मैं प्रैक्टिकली तो खैर बहुत सी है, लेकिन इफ आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ आर आर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक ये है कि इसके अंदर भी बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंटेशन के प्रिंसिपल्स हैं कि जिनको बाज़ औक़ात थ्योरेटिकल सवालों के तौर पे पूछा जा चुका है, और इसके ऊपर जो प्रैक्टिकल या सिचुएशनल क्वेश्चंस बने हैं वो इस तरह से बने कि आप अगर किसी काम की क्वालिटी असेस करना चाह रहे हैं तो उसको असेस करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन का अच्छा होना ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंटेशन जो इन प्रिंसिपल्स पे पूरा उतर रही होगी, उसी को अच्छी डॉक्यूमेंटेशन कहा जा सकता है। तो इससे अंदर से जब प्रैक्टिकल सवाल बनते रहे हिस्टोरिकली, तो वो ये थे कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो फ्लॉज बताए गए सवाल में जो कि स्टैंडर्ड के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के क्राइटेरिया है। डॉक्यूमेंटेशन का जो जो ओवरऑल क्राइटेरिया या मकसद है जो इस स्टैंडर्ड का, वो तो जाहिर है कि एक ब्रॉडर मकसद है कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने ओपिनियन कैसे रीच किया। और दूसरी बात ये कि आपका ऑडिट जो था, और ये दोनों बातें वही हैं कि जो अभी हमने आईएसए 200 में ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव था, और आईएसए 220 में क्वालिटी का मेयार था कि आपने रिपोर्ट ठीक इशू की और इन एप्लीकेशन विद इन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लीगल एंड रिक्वायरमेंट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की हो। तो वो जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड था उसी का यहाँ पे सबूत होना चाहिए। तो ये तो इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, ये एक बड़ा ब्रॉड सा टॉपिक है। कहने का मकसद ये है कि ऑडिट एविडेंस के बारे में जब मैं बात कर रहा था, इफ यू रिमेंबर शुरू में हमने कहीं बात की थी कि द मोमेंट यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द क्लाइंट के जिसका आपने ऑडिट करना हो, तो आपके पास ऑडिट एविडेंस जमा होना शुरू हो गया होता है। आप जब उससे बात करते हैं, आप उसके प्रेमिसेस में जाते हैं ना, तो आप उसकी बिल्डिंग देख रहे होते हैं, उसकी गाड़ियां देख रहे होते हैं, आप उसके कंपनी में एंटर होने का प्रोसेस देख रहे होते हैं। मतलब व्हाटएवर यू आर आस्किंग द क्लाइंट, वो कंपनी के बारे में कोई बुनियादी सी बात बता रहा है या आपके कॉम्प्लेक्स सवालों के जवाब दे रहे हैं, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो क्या सब कुछ डॉक्यूमेंट किया जा सकता है? सब कुछ डॉक्यूमेंट करना शायद उतना मुमकिन ना हो जितना कुछ आप एक्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं। सो द प्रिंसिपल इज कि जो कुछ भी आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। आपने जो जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड होना चाहिए रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस का, नॉट नेसेसरली कि सबकी फोटोकॉपीज हों या आपने उसके रिटेन किया उस ऑडिट जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है उसको, लेकिन आपने क्या कब कैसे देखा ये नोट डाउन करना, ये डॉक्यूमेंट करना इज अ फॉर्म ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। और फिर उसके नतीजे पे आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे बेस्ड ऑन व्हाट यू डन, किस प्रोसीजर क्या परफॉर्म किया, उसके लिए ऑडिट एविडेंस क्या गैदर किया और नतीजे पे क्या पहुंचे, तो ये है। लेकिन ऑडिट एविडेंस जिस तरह से मैंने कहा कि इसकी कोई लिमिट तो हो नहीं सकती कि आपने क्या कुछ देखा। तो जो प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर हो और वो सिर्फ आपकी फाइल को देखे, तो बगैर आपसे बात किए कागज उसको ये समझाने में कामयाब हो जाएं कि हाउ डिड यू प्लान एंड परफॉर्म दैट ऑडिट एंड
द कंक्लूजन यू रीच्ड, ये पूरा प्रोसेस उसको सिर्फ कागज देख के समझ आ जाए। यानी कि उसे पता चले प्लानिंग के अंदर इसने क्या क्या कुछ काम किया था, क्या डेटा गैदर किया, प्लानिंग के अंदर क्या नताइज अखज किए, उसकी बुनियाद पे इसने एग्जीक्यूशन किस किस तरह से की, कहाँ पे हाई रिस्क एरिया था उस पर क्या काम किया, नॉर्मल रिस्क एरिया पे क्या काम किया, हर काम का नतीजा जमा होता जाए। और उसके बाद ओवरऑल सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस के बाद उसने कंक्लूजन क्या रीच किया, रीजनेबल एश्योरेंस थी, कहीं पे कोई एक्सेप्शन थी तो मटेरियल थी, नहीं थी, क्वालिफाई करना नहीं करना, एंड टू एंड उसको फाइल देख के सब कुछ समझ आ जाए। ये काम किसी लेमैन से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि इफ ये नहीं मैं हम कहते कि भाई कोई ऐसा बंदा कि जो इंजीनियर है या डॉक्टर है उसको आपकी फाइल देके समझ आ जाए ऑडिट कैसे होता है। हम रेलेवेंट बात करें कि एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर हो कि जिसको ऑडिट प्रोसेस की, आईएसएस की, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की, उस टाइप ऑफ एंटिटी के बिजनेस एनवायरनमेंट की और ऑडिटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग हो, तो उसको समझ आ जाना चाहिए। यानी कि ये करेक्टरिस्टिक्स उस शख्स में इसकी मिसाल क्या है, ये जो बंदा एक्सपीरियंस ऑडिटर है कि जिसके मेयार पे पूरा मुतत्ता चाह रहे हैं, वो है आई कैप का रिव्यूअर, या आपकी ही फर्म का कोई, जिस तरह से हमने पिछले हफ्ते बात की थी ना कि क्रॉस ऑफिस रिव्यू होता है या नेटवर्क फर्म का रिव्यू होता है या फॉरेन रिव्यू होता है, तो वो सब लोग ऑडिटर्स ही होते हैं और वो इन सब चीजों को जानते हैं, तो उनको बात समझ आ जानी चाहिए ताकि हम ये कहें कि हम स्पेशलिस्ट लोगों के लिए की अंडरस्टैंडिंग के लिए फाइल बना रहे हैं। लेमैन को एजुकेट ऑडिट एविडेंस के जरिए नहीं किया जा सकता। एक एजुकेटेड बंदा, एजुकेटेड इन फील्ड ऑफ ऑडिट, वो देखे तो उसे समझ आए। तो ये प्रिंसिपल है। ये थोड़ी सी जेनेरिक थ्योरेटिकल बातें। उसके बाद आ जाते हैं कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की जो फाइल है उसके अंदर क्या क्या कुछ होना चाहिए, उसका मेयार क्या है। अब ये जो जरूरत थी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, सॉरी एक बात जो जो पिछली गुफ्तगू में रह गई, जब हम कह रहे थे लॉज एंड रेगुलेशन वगैरह, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत मल्टीपल पर्पसेस विद इन ऑडिट के लिए भी है कि अगर प्लानिंग स्टेज की डॉक्यूमेंटेशन होगी तो उसकी बेस पर परफॉर्मेंस हो सकेगी। अगर जो काम परफॉर्म हो रहा है वो डॉक्यूमेंट होगा तो वो रिव्यू हो सकेगा, और जिस शख्स को कोई काम दिया गया था उसकी अकाउंटेबिलिटी भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन की बुनियाद पे हो सकेगी। तो आपके लिए ये ऑडिट प्रोसेस ही एग्जीक्यूट करना डॉक्यूमेंटेशन के बगैर मुमकिन है। फिर ये कि आपने 2019 में कोई इशू आइडेंटिफाई किया तो 2020 में भी रेलिवेंट हो सकता है, तो आपकी कंटिन्यूएंस ऑफ वर्क के लिए भी सिग्निफिकेंट मैटर्स रेलिवेंट होते हैं। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट क्वालिटी रिव्यूज, इंटरनल एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, इन सब चीजों के लिए भी आपके लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की रेलेवेंस रहेगी। तो ये तो उसकी अहमियत के लिए इंपॉर्टेंट बातें थी। फिर करनी कब है हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इस मकसद के लिए जो जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो बड़ा ट्रिकी, और लेकिन अकाउंटेंट्स जिस तरह से हम लोग चालाकी चालाकी के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मतलब चालाकी के लफ्ज से मैं क्या कह रहा हूँ कि हम अच्छा बुरा, करेक्ट राइट रॉन्ग नहीं कहते, हम लोग कह देते हैं टाइमली। सो टाइमली हम लोग कह देते हैं रीजनेबल। अब रीजनेबल क्या होता है, अच्छा एक जेनेरिक सी टर्म है। सिमिलरली हमने प्रेपरेशन के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया टाइमली, जो कि थोड़ा सा जेनेरिक है, लेकिन जेनेरिक इसलिए है कि हर चीज का अपना एक रूल। टाइमली का मतलब है कि जो मुनासिब वक्त हो उसके लिए। बाज डॉक्यूमेंटेशन ऐसी है कि जब आप काम परफॉर्म करते हैं उसी वक्त फौरन उसको डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। सम थिंग्स कैन वेट, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑडिट प्रोसीजर एज वेल, कि बाज ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ करना जरूरी है, बाज के लिए यू कैन वेट। तो जो जो प्रेपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है टाइमली है, जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी क्वालिटी ऑफ ऑडिट भी बेहतर रहेगी और इफेक्टिव रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ वर्क डन भी हो सकेगी। उसके नतीजे पे अगर आपने काम को एनहांस करना है, इंप्रूव करना है, तो वो चीजें भी साथ साथ आप टाइमली बेसिस पे करते रहेंगे। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म जो है, इसका फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ वर्किंग पेपर क्या होगा। अब इन तीनों लफ्जों को थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं, फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट को। तो सबसे पहले फॉर्म की बात कर लेते हैं कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म क्या हो सकती है। एक एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, तो फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट को पहले जेनेरिक तौर पे समझ लेते हैं, फिर हम उसकी इम्प्लीकेशन के तौर पे देख लेंगे। फॉर्म क्या है कि वो कागज होगा, टेम्पलेट होगा, डिजिटल फॉर्म में होगा,
या फिजिकल फॉर्म में होगा? Would it be a checklist? Would it be a template? Would it be an automated documentation का tool? Would it be pictures? Would it be जो आपके वो प्रोसीजर्स के जो आपका जो सॉफ्टवेयर है, क्लाइंट का सॉफ्टवेयर, उसी के जरिए डॉक्यूमेंट हो रहे होंगे? तो जो फॉर्म है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, वो मुख्तलिफ तरीकों से वेरी कर सकती है। उसके बाद कंटेंट की तरफ अगर हम आ जाए, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के कंटेंट में क्या कुछ हो सकता है कि आप सिर्फ ये बता रहे हो विदाउट एक्चुअली राइटिंग, गेटिंग एंड रेप्लिकेटिंग कॉपीज ऑफ द वर्किंग द ऑडिट एविडेंस। आप बता रहे हो कि मैंने क्या काम किया था। अब कंटेंट के अंदर इसका क्या मतलब है कि आप ये बता सकते हैं कि मेरा प्रोसीजर क्या था, मेरा मकसद क्या था, मैं किन असर्शंस को टेस्ट करने जा रहा था, उसके लिए मैंने क्या कागज देखा, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन थी, और उससे मैंने क्या क्या कुछ नतीजे अखज किए, और फिर उसके अंदर मैंने क्या कुछ टेस्ट किया। मैंने लेट से कट ऑफ की असर्शन कैसे देखी, मैंने कंप्लीटनेस की असर्शन कैसे देखी, मैंने लेट से सिर्फ एक वाउचर अगर देखा या एक इंस्पेक्शन ऑफ अ परचेज डॉक्यूमेंट किया, तो उसके ऊपर मैंने क्या कंट्रोल टेस्ट किया, क्या मैंने किसके सिग्नेचर्स देखे, क्या मैंने अप्रूवल लिमिट्स देखी, क्या मैंने उसकी करेक्ट क्लासिफिकेशन देखी, क्या मैंने उसकी एक्यूरेसी चेक की। तो ये सब चीजें आपके वर्किंग पेपर का कंटेंट है कि उसके अंदर आप क्या क्या कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं। एंड देन एक्सटेंट मीन्स के अब वो चीजें आप कितनी तफसील में लिखना चाहते हैं। क्या आप सिर्फ जबानी लिखना चाहते हैं, या फिर आप उसकी फोटोकॉपीज लेना चाहते हैं? क्या फोटोकॉपीज आप सिर्फ एक परचेज इनवॉइस की लेना चाहते हैं, या परचेज के पूरे प्रोसेस की लेना चाहते हैं? तो ये वर्किंग पेपर की आपकी ऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन की एक्सटेंट यानी कि जो क्वांटिफिकेशन है वो कितनी ज्यादा हो सकती है। तो ये सब चीजें, ये तीनों, अभी मैंने ये नहीं कहा कि किस केस में क्या करना है। ये तीन बातें हैं कि फॉर्म होती है वर्किंग पेपर की, शक्ल क्या होगी, दूसरी बात यह कि उसके अंदर क्या क्या कुछ शामिल होगा, और तीसरी बात यह कि किस हद तक शामिल होगा। ये तीनों जो फैक्टर्स हैं ये डिपेंड करते हैं, नंबर वन, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पे। यानी कि जहां पे आपने फिजिकली किसी स्टॉक को देखा है, तो उसकी वर्किंग पेपर की फॉर्म एंड कंटेंट कुछ और है। इट इज अ चेकलिस्ट ऑफ द क्लाइंट्स फिजिकल इन्वेंट्री और फिजिकल एसेट्स, और उसके ऊपर आपने देखा है कितने एसेट्स मैंने देखे कि जो फिजिकली लिस्ट में थे और फिजिकली मौजूद थे कि नहीं, और कितने एसेट्स जो फिजिकली मौजूद थे और मैंने लिस्ट पे नोट डाउन किया उनको। तो फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द फिजिकल स्टॉक चेक का वर्किंग पेपर की डॉक्यूमेंटेशन इज डिपेंडेंट अपॉन कि जो आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया है, द नेचर ऑफ द प्रोसीजर। फिर ये कि जो फॉर्म एंड कंटेंट है वो बाजू का टाइमिंग ऑफ द प्रोसीजर पे भी डिपेंड करती है कि जब आपने एक किसी एंटिटी के कैश की सरप्राइज इंस्पेक्शन की है, तो सरप्राइज कैश काउंट किया अगर, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन मे बी विल टेल के किस वक्त किया गया, कौन शख्स जिम्मेदार था, हमारी तरफ से कौन गया, उनको जब मैंने टेस्ट किया तो उनके क्या क्या कागज देखे, दैट इज वन थिंग। और उसी कैश एंड बैंक के लिए जब आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते हैं, तो कंफर्मेशन का जो वर्किंग पेपर है, जो ऑडिट एविडेंस है, इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। उसके अंदर आप एड्रेस ही होता है, बैंक होता है, उसको एक खत जाता है, उसका जवाब आता है। तो फॉर्म ऑफ दैट वर्किंग पेपर, जो कि फॉर्म ऑफ दैट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन जो कि कैश काउंट है। दोनों कैश एंड बैंक के लिए ही ऑडिट एविडेंस आ रहे हैं। तो हमारी जो फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ वर्किंग पेपर है वो कितना डिफरेंट हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। तीसरी चीज जो एक्सटेंट है, अब आपने एक कंपनी के अंदर परचेज ऑफ एन एयर कंडीशनर और परचेज ऑफ अ कुर्सी, परचेज ऑफ अ मेज का वर्किंग पेपर देखा, दैट्स वन एसेट की परचेज। और दूसरे एंड पे एक एंटिटी ने अपना एक मेजर प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट किया। जो एसेट आपने एक मेज, कुर्सी, एसी इंपोर्ट, उसके लिए आपने एक परचेज की इनवॉइस देखी होगी, फिजिकली देखे हो, दैट्स इट। जब आप जाते हैं एक मेजर प्लांट के इंपोर्ट की तरफ, उसकी कोटेशंस भी देख रहे हैं, उसका बिल ऑफ लेडिंग भी देख रहे हैं, उसकी इंश्योरेंस भी देख रहे हैं, उसकी जो फ्रेट है वो भी देख रहे हैं, उसको कब पहुंचा था वो भी देख रहे हैं। तो उसके लिए जो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी इंस्टॉलेशन का, वो भी देख रहे हैं। तो द एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दैट यू आर डॉक्यूमेंटिंग के मैंने देखी है फॉर दैट एरिया, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो दूसरी चीज इसके ऊपर डिपेंड, जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो आपके उसका जो जो
रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो भी है। तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फिर बाज जगह पे जजमेंट एक्सरसाइज करनी होती है, जहाँ बाज जगह पे स्टेट अवे किस्म की डॉक्यूमेंटेशन होती है, सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन मुख्तलिफ हो सकती है। जहां पे आपको कोई गलती ना मिले तो उधर हो सकता है कि आप देखें मैंने 4 कागज देखे थे, इट वाज ऑल गुड, लिखा कि मैंने देख लिया, उनके नाम लिखे, कागजों के वाउचर डेट लिखी और आगे चले गए। जहां पे आपने कहना है कि इस ऑडिट एविडेंस में मिसस्टेटमेंट है, वहां पे हो सकता है कि आप सारे थ्रेड के कागज की फोटोकॉपी भी अपने पास रखना चाहें, क्योंकि उस मिसस्टेटमेंट की बुनियाद पर हो सकता है आपको आर्ग्यू करना पड़े बाद में जब आपका रिव्यू होता है, या इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी देखना चाहता है कि तुमने क्वालिफाई क्यों किया था, या मिसस्टेटमेंट जो आइडेंटिफाई की थी वो ठीक की थी कि नहीं, तो आपको रिकॉर्ड चाहिए होगा। सो आपको मिसस्टेटमेंट मिली है कि नहीं, एक्सेप्शन मिली है कि नहीं, इन सब चीजों। फिर इवेंचुअली जो शुरू की बात थी कि आपकी ऑडिट मेथोडोलॉजी और टूल्स क्या है, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है नहीं है, आप मैनुअली काम करें, ऑटोमेटेड करें, इन सब चीजों के ऊपर भी फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट ऑफ वर्किंग पेपर जो है वो डिपेंड करता है। तो ये बज़ाहिर तो मुख्तसर से 3 लफ्ज थे जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए थे, लेकिन इसकी इन तीनों की जो एक्सप्लेनेशन थी, इसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू हो गई, और ये जो गुफ्तगू है अगेन आपको मोर और लेस ये बातें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अंदर भी लिखी हुई मिल जाएँगी, कुछ कम ज़्यादा हो सकती हैं, बट ये जो नुक्ता नज़र था, ये आपके ज़हन में अगर एक दफ़ा होगा, तो वो बातें जब आप पढ़ेंगे तो दे विल फॉल, वो पीसेस जो हैं बिल्कुल पज़ल के दे विल फॉल इंटू प्लेसेस। अच्छा, इन जो जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, ऐसा नहीं होता। अब शुरू में हमने कहा कि जनाब हमने आईएसएस और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ कंप्लायंस नजर आनी चाहिए ऑडिटिंग। तो ऐसा नहीं होता कि आप तमाम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की एक चेकलिस्ट में आते हैं कि जी आईएसए 210 के साथ कंप्लायंस मैंने ऐसे की, 220 ऐसे की। देयर आर वेरियस डॉक्यूमेंट्स जो कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा होते हैं, जो कि आपके कंप्लायंस विद आईएसएस दिखाते रहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने क्लाइंट को एक एंगेजमेंट लेटर इशू किया, अगर वो एंगेजमेंट लेटर आपने ठीक बनाया हुआ है, आईएसए 210 के साथ आपके कंप्लाई करने का रिकॉर्ड, वो एंगेजमेंट लेटर। आपने रिप्रेजेंटेशन लेटर इशू किया तो 580 वहां से नजर आ रहा है। तो आप जैसे जैसे काम करते जाते हैं, इन वेरियस फॉर्म्स आपका जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो नजर आती जाती है इन योर ऑडिट फाइल। एक चीज जिसकी डॉक्यूमेंटेशन अलग से करना जरूरी है और उसके लिए स्पेसिफिक गाइडेंस है, दैट इज सिग्निफिकेंट मैटर्स। सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या है? ऑडिटर्स जजमेंट की बात है, हर ऑडिट के अंदर 2 4 6 नॉर्मली, कोई कोई बहुत ही कोई मसले वाला ऑडिट हो तो 10 15 इस तरह के इश्यूज आते हैं कि जो ऑडिटर को थोड़ा सा फंसा के रखते हैं। सिग्निफिकेंट मैटर का क्या मतलब है कि इट कुड बी वो एरिया के जिसके अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हायर लेवल पे हो, इट कुड बी सच एन एरिया के जिसके अंदर कोई मिसस्टेटमेंट मिल गई हो, कि जिसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट कंट्रोल वीकनेस हो, जहां पे कोई सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व हो गई हो। तो बेसिकली वो चीज के जिसको और सिग्निफिकेंस का जो लफ्ज है अमूमन इसको आप याद रखेंगे कि 2 चीजों से मिलके बनता है। हमने सिग्निफिकेंट रिस्क के तौर वक्त भी ये बात की थी कि सिग्निफिकेंस इज आइदर समथिंग के जिसके होने का लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट दोनों देखा जाता है। सिग्निफिकेंस का अमूमी तौर पे मतलब ये, तो सिग्निफिकेंट मैटर वो मसला है कि जहां पे गलती या कोई प्रॉब्लम है भी और उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा है और वो मसला होने का लाइक्लीहुड भी ज्यादा है। तो सिग्निफिकेंट मैटर इन सिग्निफिकेंट रिस्क भी इन चीजों से निकल के बनता है और फिर कॉन्सिक्वेंटली सिग्निफिकेंट मैटर भी इस तरह से बनता है। तो ये सिग्निफिकेंट मैटर के मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनसे आइडेंटिफाई होता है। तो सिग्निफिकेंट मैटर्स जो हैं उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अलग से करने की जरूरत है। वो जो डॉक्यूमेंटेशन इट माइट नॉट नेसेसरली have all the audit evidence in itself, but it might be कि एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन, फॉर एग्जांपल आपको ये फैसला करना पड़ रहा है कि एंटिटी का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या एक मेजर प्लांट इम्पेयर्ड तो नहीं है। अब उसकी इम्पेयरमेंट के ऊपर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट, सिग्निफिकेंट रिस्क है। तो जो सिग्निफिकेंट मैटर होगा उसके अंदर तो आप अलग से डॉक्यूमेंट करेंगे कि ये सिग्निफिकेंट मसला था, इम्पेयरमेंट का प्रॉब्लम था। इस इम्पेयरमेंट के प्रॉब्लम के ऊपर हमने ये ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, ये ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए, ये ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया, ये कंक्लूजन रीच किया, एंड the actual work done might be in your work done for property plant and equipment in general। तो significant matter एक अलग से वो कागज है जो कि ऑडिट के 2 4 6 बड़े मसलों को समराइज कर रहा है इन अ समरी फॉर्म, एंड एक्चुअल वर्क माइट बी इन द रेलिवेंट एरियाज। तो आप कहते हैं जी हमारी रेवेन्यू रिकग्निशन सिग्निफिकेंट मैटर था, इम्पेयरमेंट था, गोइंग कंसर्न था, रिलेटेड पार्टी था।
इन सब के अपने जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम के या स्पेसिफिक एरियाज हैं, हो सकता है तफसील उधर हो, लेकिन ये ऊपर का एक कागज जो इस इशू को समराइज कर रहा है, सिग्निफिकेंट मैटर्स ऑफ दैट ऑडिट को, सिग्निफिकेंट मैटर अलग अलग से बनना, उनके लिए समराइजिंग द प्रॉब्लम, ये एक रिक्वायरमेंट है। स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंट मैटर्स को अलग से डॉक्यूमेंट करना, यू कैन रेफर द वर्क डन एंड फॉर द डिटेल डॉक्यूमेंटेशन इन द रेलेवेंट एरिया, बट वहां पे टॉप के ऊपर आपको इनको डॉक्यूमेंट जरूर करना होता है। सो दैट्स रिक्वायर्ड प्रोसीजर। सो इसके अलावा स्टैंडर्ड में हाँ, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल की जो बात है, इसकी तरफ आने से पहले एक दो और जो छोटी छोटी बातें हैं, वो ये है कि ऐसा कहीं होता नहीं है प्रैक्टिकली, मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि अगर कहीं पे आपको ऐसा लगे कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने से रीजनेबल एश्योरेंस नहीं आएगी, कुछ और कर लेना चाहिए, तो डिपार्चर फ्रॉम अ बेसिक प्रिंसिपल और एसेंशियल प्रोसीजर फ्रॉम आईएसएज अगर आपको करना पड़ रहा है तो आप उसका रीजन डॉक्यूमेंट करेंगे। इट इज अ थ्योरेटिकल थिंग, आई हैव नेवर सीन इट हैपन, और आई कांट इवन गेट टू अ थ्योरेटिकल एग्जांपल कि ये कैसे हो सकता हो। लेकिन मिसाल के तौर पे ये कहना चाहे ऑडिटर के एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स देखने के लिए फिजिकली एसेट्स को देखना इज नॉट अ रीजनेबल प्रोसीजर, मैं कुछ और करूंगा, लिमिटेशन नहीं है, बस ऐसी डिपार्चर किसी और तरीके से मुझे ऑडिट एविडेंस ज्यादा अच्छा मिल जाता है, डजंट मेक सेंस। लेकिन कोई अगर ऐसी बात हो तो आप डॉक्यूमेंट करेंगे कि आप डिपार्ट क्यों कर रहे हैं समथिंग which auditing standard says is reasonably expected to help you get sufficient appropriate audit evidence to gather um, reasonable assurance. The last thing is assembly of auditor final file. अच्छा, बेसिकली इसके साथ ही दूसरी बात ये भी है कि जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, इट शुड बी कंप्लीटेड बाय द टाइम योर ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड। उसके बाद आप ऑडिट फाइल के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो चेंजेस कि जो सेक्रेटेरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव या क्लरिकल चेंजेस हो। मीनिंग बाय कि आप उसके अंदर को सुपरसेडेड पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिलीट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स की सॉर्टिंग बेहतर कर देते हैं, रेफरेंसिंग क्रॉस रेफरेंसिंग बेहतर कर देते हैं, जो डॉक्यूमेंट ऑडिट डॉक्यूमेंट ऑब्टेन पहले से कर रखा है उसको एक से दूसरी जगह पे फाइल करना पड़ जाता है, और आप क्लोजर की कुछ चेकलिस्ट वगैरह भर देते हैं कि अच्छा तमाम कागज लग गए हैं, तो ये सिर्फ चेंजेस आप कर सकते हैं जिनको क्लरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कहा जाता है। बट ये चेंजेस करने के लिए भी आपके पास देयर हैज टू बी अ सर्टेन फिक्स टाइम के जिसके बाद आप ये चेंजेस ना कर सकें, और उसके बाद उसको फाइल को आप आर्काइव कर देते हैं, बंद कर देते हैं, अनएक्सेसिबल कर देते हैं। ये जो टाइमलाइन है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने नहीं दी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ने दिया ISQC1 जो हमने पिछले हफ्ते देखा था, विच इज 60 डेज। तो आपने लेट से 31 मार्च को अगर ऑडिट रिपोर्ट साइन की है तो आपको 30 मई तक उसके अंदर अगर कोई चेंजेस करनी है तो वो कर लें, उसके बाद देयर शुड बी नो चेंजेस इन द फाइल। उसके बाद अगली चीज ये है कि आपको जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कर ली वो कितने अरसे तक रिटेन करने की जरूरत है। आमतौर पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहेगा कि फॉलो द लोकल रिक्वायरमेंट बट इट शुडंट बी लेस देन 5 years, तो 5 साल तक मिनिमम स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है उसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर आपको उन 60 डेज के बाद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में कुछ चेंज करना पड़ रही है तो इवन दैट शुड बी डॉक्यूमेंटेड के क्योंकि किसने की चेंज और उस चेंज की रीजन क्या थी, दैट शुड बी डॉक्यूमेंटेड एज वेल। एक अनयूजुअल मैटर एक और है इसके अलावा कि अगर डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद आपको कोई एडिशनल प्रोसीजर या कोई नया ऑडिट एविडेंस रीच करना पड़ता है तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे। आमतौर पे ये जो पूरा मामला है कि ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद इफ यू आर हैविंग टू परफॉर्म एनी एडिशनल प्रोसीजर और न्यू कंक्लूजन्स रीच करने जाएं तो इसके लिए पूरा एक स्टैंडर्ड ISA 560 जो इसको डील करता है। डॉक्यूमेंटेशन वाला स्टैंडर्ड यहाँ पे मुख्तसरन ये बात करेगा कि आप लिखेंगे कि क्या नए सर्कमस्टांसेस आए थे, क्या नया प्रोसीजर परफॉर्म किया और उसकी वजह से आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें कंक्लूजन में क्या चेंज आई और ये सारी चेंज को किसने रिव्यू किया। डॉक्यूमेंटेशन का एक और प्रिंसिपल ये है कि एवरीथिंग, और हमने पिछले हफ्ते क्वालिटी प्रिंसिपल में भी जब सुपरविजन की बात रिव्यू की बात कर रहे थे वो ये था कि तमाम डॉक्यूमेंटेशन शुड बी रिव्यूड बाय समवन, सिर्फ प्रिपेयर नहीं होना चाहिए, हर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर एक प्रिपेयर और एक रिव्यूअर, एटलीस्ट एक रिव्यूअर होना जरूरी है। सो दैट्स
ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कि ISA 230 में है। एक छोटा सा ब्रेक 1-2 मिनट का लेके तो हम अगले स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं। जी, अभी तक की गुफ्तगू में कोई सवाल बात? एनी क्वेश्चन? मौजूद हैं, जाग रहे हैं? जी, छोटा सा स्टैंडर्ड ISA 501 3 इश्यूज को कवर करता है। ISA 500 हमने देखा था जो कि ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में, एक ऑडिट एविडेंस का उसका नाम था, ऑडिट एविडेंस ऑडिट प्रोसीजर के बारे में एक जनरल उमूमी स्टैंडर्ड था। इसके बाद जो 500 सीरीज है वो स्पेसिफिक मसाइल को डील करती है। अगर हम मिसाल के तौर पे शेयर्ड स्क्रीन पे ही है ना, हम ये देखते हैं अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। ये आप देखें 500 सीरीज ऑडिट एविडेंस है जिसके अंदर अभी हम जंप इन करने लगे। 500 को हमने एक नज़र देख लिया था। इसमें सिर्फ हमने वो नहीं देखा था एक्सपर्ट का काम, उसके अलावा हमने इसे 500 देख लिया था। ओहो, क्लिक नहीं करना था मेरे भाई।
अच्छा 500 हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास आई से 501 है। ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशंस हैं, 2-3 एरियाज हैं, उसकी तरफ हम ध्यान रखें। अब देखिए ये मैंने लिस्ट क्यों खोली है, दिखाने के लिए स्पेसिफिक मसले ऑडिट एविडेंस के टैकल हो रहे हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन स्पेसिफिक मसला है। इनिशियल एंगेजमेंट्स, पहला ऑडिट जब आप कर रहे हो तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, सैम्पलिंग कैसे होती है, एस्टिमेट्स को कैसे ऑडिट करना है, रिलेटेड पार्टीज पे क्या करना है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स पे क्या करना है, गोइंग कंसर्न पे क्या करना है, रिटर्न। तो ये हमारे स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं ISO 500 सीरीज के। और एग्जीक्यूशन से रिलेटेड ही जो हमारी 600 सीरीज है वो इट इज यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स। उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, अदर्स कौन होते हैं, वी हैव अदर ऑडिटर्स हैं, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, इन चीजों की तरफ हम आएंगे। तो 500 और 600 जो है ये एक तरह से एग्जीक्यूशन का काम है, और उसके बाद 700 से हमारी कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी। सो वापस जाते हैं ना, तो ये जो हमने देख लिया है रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्सेज 300 सीरीज थी, इसको मोरलेस हमने देख लिया। इसमें हमने सिर्फ 402 नहीं देखा, वो हम एंड पे जाके किसी वजह से हमने छोड़ा, क्लिक नहीं करना था पर भाई। अच्छा, और 200 सीरीज के अंदर हमने अभी ये स्टैंडर्ड्स ये वाले 3 छोड़ दिए हैं। इनको हमने इसलिए छोड़ा है कि लॉज एंड रेगुलेशन और को हम उस वक्त देखेंगे जो हम बाकी लॉज एंड रेगुलेशंस के ऊपर बात कर रहे होंगे। और 260 और 265 को भी हमने इसलिए नहीं देखा कि ये कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं। ये उस तरह से जनरल 200 सीरीज इज जनरल प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये नेसेसरीली सारे प्लानिंग की चीजें नहीं है। 200 फंडामेंटल था, 210 प्लानिंग का था, ये क्वालिटी कंट्रोल का था तो इसलिए देख लिया, ये रिस्क असेसमेंट का था 240 इसलिए देख लिया, डॉक्यूमेंटेशन का आज देख लिया। इन 3 को हमने उधार छोड़ दिया है। ये जब लॉज एंड रेगुलेशंस देख रहे होंगे उस वक्त देखेंगे। 60 एंड 65 कम्युनिकेशन के हैं, तो हम जो रिपोर्टिंग के टाइम इन चीजों को भी देख लेंगे कि कम्युनिकेशन के ये 2 और स्टैंडर्ड्स क्या कह रहे होते हैं। अब हम जंप इन कर गए हैं 300 सीरीज के अंदर, सिर्फ ये छोड़ा था उसकी बात होगी। और अब हम जंप इन कर गए हैं 500 सीरीज के अंदर, 501 को अब हम पर्टिकुलरली देखने लगे हैं। अगेन ये बातें सारी कॉन्टेक्स्ट के लिए करता हूँ। अगर इन टर्म्स ऑफ कवरेज या वॉल्यूम आप देखना चाहें तो ये स्टैंडर्ड हमने देख लिया, ये हमने देख लिया, ये दोनों हमने देख लिया, ये आज देख लिया। तो ये दैट्स समथिंग वी हैव कवर्ड। इस स्टैंडर्ड पे भी आते हैं तो 300, 315, 320, 300 ये हो गया। 400 हमने जो नहीं देखा उसको फिर मैं डिफरेंट रंग से डाल देता हूँ। 402 हमने नहीं देखा हुआ। देन वी हैव थे गया रेड कर दिए, चलो 402 हमने भी नहीं देखा, बट वी हैव सीन 450, वी हैव सीन 500, और अब हम इससे आगे बढ़ने लगे हैं। तो ये सारा कुछ हम देख चुके हैं, जस्ट टू गिव एन आइडिया। अब ये जो ये पेज रहता है ये अगले 1-2 हफ्ते में कवर होगा, एंड देन विल बी ऑफ टू दिस एरिया। तो आगे जिस तरह से मैंने अर्ज किया था स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। ये फहरिस्त देखने से शायद आपको एहसास हो रहा हो कि यार अभी काफी कुछ कवर करना है, या शायद ये एहसास हो रहा हो कि डन वी आर अप टू स्पीड, हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। तो सॉरी मैंने बेतरतीबी से चूंकि कर रहा था, तो ये जो इरेजर है ये मार देते हैं इन चीज़ों पे जो कि हमने नहीं की हुई। सो दैट्स इट। सो ये है सूरत हाल हमारी कोर्स कवरेज की। अगर आप विजुअली देखना चाह रहे थे कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से, अगर आप नहीं भी देखना चाह रहे तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये वो सारे स्टैंडर्ड्स हैं कि जो हम पढ़ चुके हैं, एंड यू नीड टू कवर दीज। ओके, बैक टू पवेलियन। और अब हम 501 की तरफ आते हैं। 3 छोटे छोटे टॉपिक्स इसके अंदर है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर्स क्या हैं? वी हैव 2-3 स्पेसिफिक प्रोसीजर रिलेटेड टू इन्वेंट्री। एक ये है कि लेट मी ओपन द बुलेट पॉइंट्स फॉर दिस एज वेल, ताकि हमारा वक्त बच जाए। छोटा सा स्टैंडर्ड है इसलिए कर रहा हूँ। अमूमन मैं ये स्लाइड्स खोलना पसंद नहीं करता, टाइम ज़ाया होता है इससे। इन्वेंट्री के बारे में आमतौर पे ये कंफ्यूजन होता है कि स्टॉक चेक क्या होता है, किसने करना होता है। तो भाई हमारे लिए रिक्वायर्ड प्रोसीजर ये है कि जहाँ कहीं पे भी इन्वेंट्री मटेरियल हो, आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस करना है, ऑब्टेन बाय डूइंग व्हाट, wherever inventory, if inventory is material, you have to by doing what? Attendance at physical inventory count and
performing audit procedure over entities final inventory record to determine whether they accurately reflect the inventory count results. तो आपने अटेंडेंस एट द फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करनी। उसका क्या मतलब है? आपने देखना है कि मैनेजमेंट का जो रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द स्टॉक का सिस्टम था वो ठीक है कि नहीं, वो देख लिया आपने। आपने ऑब्जर्व किया कि मैनेजमेंट इन्वेंटरी काउंटिंग कैसे कर रही है। आपने ओवरऑल इन्वेंटरी को इंस्पेक्ट किया कि फिजिकली है भी कि नहीं, एंड परफॉर्म टेस्ट काउंट्स। तो बुनियादी बात यह है कि मैनेजमेंट इज सपोज टू काउंट देयर इन्वेंटरी, यू आर सपोज टू बी देयर, सी के वो काम कैसे कर रहे हैं, ऑब्जर्व, पहले सबसे पहले इवेल्युएट कि उनका प्रोसेस ठीक है कि नहीं, देन ऑब्जर्व कि वो कैसे कर रहे हैं, ओवरऑल इन्वेंटरी को इंस्पेक्ट किया, फिजिकल इंस्पेक्शन हो गई, एंड सैंपल काउंट कर ली, दैट्स इट। तो ये आपका इन्वेंटरी काउंट के ऊपर काम। इसके अंदर एक दो वो हैं जो कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक ये कि आप इन्वेंटरी काउंट करें लेट से 5 जनवरी को या 26 दिसंबर को, ईयर एंड के एग्जैक्ट पीरियड एंड डेट के अलावा कर रहे हैं, तो इसका तरीकाकार क्या है कि उन दोनों टाइम्स के दरमियान के अंदर जो मूवमेंट है उसको वेरीफाई कर लेते हैं। ऐसा सिर्फ उस केस में आप कर सकते हैं जहां पे मूवमेंट सिग्निफिकेंट ना हो। आपने फिजिकल इंस्पेक्शन कर, एग्जिस्टेंस देखनी है आपने। आप 5 जनवरी को देखते हैं एंटिटी का जो 5 दिन की सेल और परचेज जो सेल और परचेज है, अगर वो बहुत थोड़ी सी है 5 दिन के अंदर, यानी कि 2, 4, 5, 10% जितना, ये मीनिंग बाय कि एक साल के अंदर 365 दिन अगर होते हैं, तो 5 दिन के अंदर 5 डिवाइड बाय 365 क्या होता है? 5 डिवाइड बाय 365 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपका 1.36% बनता है। इतनी की चेंज अगर हो रही है, 2% हो रही है, दैट्स नॉर्मल, उसको आप देख लेते हैं। बाजुकात बेसिकली बात यह है कि डेट ऑफ द काउंट एंड डेट ऑफ पीरियड के दरमियान की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप टेस्ट कर लेते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। बाकी आपका जाहिर है 1.36 है तो 99% स्टॉक तो वही होगा, तो वो आपने देख लिया। बाकी दरमियान की ट्रांजैक्शन देख ली तो आपके लिए वो ठीक होगा। बाकी जो ट्रांजैक्शन, उसका मतलब यही है कि स्टॉक था तो जनाब बिका है, या नया स्टॉक आया तो उसके कागज क्या है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन ये आ सकती है कि आप अटेंड नहीं कर सकते उसको, इन्वेंट्री काउंट को एट दैट पीरियड, और आपको उसके बाद जो करना है इंटरमीनियट ट्रांजैक्शंस के अलावा भी आपके पास करने का मतलब ये है कि दिसंबर 31 को आप अटेंड नहीं कर सकते, 5, 7, 10, 20 किसी डेट पे भी आप नहीं कर पा रहे, एंड द इंटरमीनिंग पीरियड बिकम्स सो लॉन्ग कि आपको उससे कोई तसल्ली फिर उसके बाद नहीं मिल सकती। स्टॉक का टर्नओवर बहुत ज्यादा हो जाता है इतने ऐसे के अंदर। तो बेसिकली ये है कि आपकी अटेंडेंस जब ऑल्टरनेटिव डेट पे भी ना हो सके, तो आप उस स्टेज पे आ गए हैं जहां पे अटेंड करना इन्वेंट्री काउंट को इम्प्रैक्टिकेबल हो गया है। अब आप क्या करेंगे? तो देन यू हैव टू सी कि ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स से क्या, मैनेजमेंट ने इम्पोज नहीं की रिस्ट्रिक्शन सर्कमस्टांसेस ने इम्पोज कर दी। मिसाल के तौर पे कोविड-19 था दुनिया भर में, फरवरी 2000 मार्च 2020 में पेंडेमिक आया, और मार्च 31 2020 के जो ईयर एंड क्लाइंट्स थे दुनिया भर में, बहुत से होते हैं यूरोप में खास तौर पे, या जून 30 पे इवन पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन्स थे। ट्रैवलिंग टू क्लाइंट लोकेशंस वाज इन मेनी केसेस इम्पॉसिबल या इम्प्रैक्टिकेबल। तो आप अब क्या करें? देयर कुड बी सर्कमस्टांसेस कि आपको ऑल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस से तसल्ली मिल जाए, यानी कि आप देखते हैं कि एंट्री के बाद जितना स्टॉक था, मैंने या तो ये कि लॉकडाउन खुल गया जुलाई 15 को, और मैंने जुलाई 20 को जाके देखा, चूंकि सारा सिस्टम बंद था, पूरी इकोनॉमी लॉकडाउन में थी, स्टॉक मोरलेस उतना ही वही सारा पड़ा हुआ है, तो मैंने बाद में देख लिया, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं वो स्टॉक मार्च 31 का जाके सितंबर में देख रहा हूँ और स्टॉक के अंदर 50% चीजें मूव हो चुकी हैं। तो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या है कि मैनेजमेंट ने अपना स्टॉक काउंट तो कर लिया था, जो लोग प्लांट पे थे उन्होंने, मैंने उनके कंट्रोल्स की देख ली, उनकी डॉक्यूमेंटेशन देख ली, और जो स्टॉक पड़ा था उसकी सब्सिक्वेंट सेल्स के सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए, और थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ले ली कि आपने यही चीज इस डेट को खरीदी है कि नहीं। तो मुझे ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से उसकी एक्सिस्टेंस पे तसल्ली मिल गई। लेकिन अगर मुझे इससे भी तसल्ली ना मिल सके तो फिर मुझे एग्जिस्टेंस के ऊपर मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री को फिजिकली देखना, उस अटेंड करना इतना जरूरी है कि अगर आप नहीं कर सके और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर तसल्ली नहीं आई, तो फिर आपको क्वालिफाई मॉडिफाई करना पड़ सकता है। बाजू का स्टॉक थर्ड पार्टीज के पास होता है, इन दैट केस यू कैन ऑल्सो ऑब्टेन देयर कंफर्मेशन फ्रॉम देम एज वेल। इसके बाद जनाब जो दूसरा एरिया है हमारा, वो है
लिटिगेशन एंड क्लेम्स। अच्छा, ये छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन बड़े आसानी से इसमें से 3-3, 5-5 नंबर के सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं। लिटिगेशन एंड क्लेम्स के बारे में, लिटिगेशन क्या है, केसेस। लिटिगेशन क्लेम्स क्या है कि कंपनी के ऊपर केस हुआ है या किसी ने कोई क्लेम किया। लिटिगेशन तो कोर्ट ऑफ लॉ में है, क्लेम कोर्ट ऑफ लॉ से बाहर भी हो सकता है, आर्बिट्रेशन में भी हो सकता है, आपस का दोनों का भी मसला ऐसा हो सकता है कि जो कोर्ट में ना पहुंचा हो, कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनी हुई हो, और भी तरीकों से क्लेम्स की शक्लें हो सकती हैं। तो लिटिगेशन जो है वो तो केस है, वो क्लेम के अलावा भी केस हो सकता है जो कि आपके ऊपर केस चल रहा हो और उसका आपको नुकसान आ सके। तो लिटिगेशन एंड क्लेम्स जो है, इसके बारे में स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं, उनको भी एक नजर अगर हम देख लें तो इसका तरतीब क्या है कि पहले आपने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी है कि आपके ऊपर कौन से लिटिगेशन क्लेम्स है। इसको मजीद देखने के लिए आप एंटिटी के जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स हैं डायरेक्टर्स के, ऑडिट कमेटी के, उनको रिव्यू करते हैं, एंड कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन एंटिटी एंड लीगल काउंसिल को रिव्यू करते हैं। उससे आपको पता चलता है, एंड यू रिव्यू द लीगल एक्सपेंस अकाउंट कि मैनेजमेंट से जो पूछा गया था, जो मिनट्स में नजर आया था, उसके अलावा किसी लॉयर को पैसे तो नहीं जा रहे। तो ये बुनियादी काम हो गया। उसके बाद जो दूसरा काम होता है वो ये है कि आप डायरेक्ट कंफर्मेशन ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम एंटिटीज लॉयर्स। इट इज प्रैक्टिकली हम हर केस में कर रहे होते हैं ऑडिट के अंदर, लेकिन यहाँ पे मामला तरतीब यह है कि जहाँ पे इन प्रोसीजर से रिस्क आए, इफ देयर इज आइडेंटिफाइड रिस्क, तो या फिर आपको और प्रोसीजर से कोई इंडिकेट हुआ हो कि मसला है, मटेरियल लिटिगेशन है, तो ओनली देन सीक डायरेक्ट कंफर्मेशन। लेकिन प्रैक्टिकली चूंकि हर एंटिटी के ऊपर कोई ना कोई केसेस, कोई ना कोई मसला इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इसलिए आमतौर पे इन ऑल केसेस एंटिटी के लीगल काउंसिल से डायरेक्ट कंफर्मेशंस ऑब्टेन की जा रही होती हैं। अजान हो रही है, 1 मिनट।
जी, सवाल किया है फैजान ने कि लीगल एक्सपेंस अकाउंट देखने से कैसे पता चल सकता है। तो ऐसे पता चलता है कि तरतीब है कि हम पहले मैनेजमेंट से पूछते हैं कि आपके ऊपर कौन-कौन से केसेस हुए। इसका जवाब मिलेगा कि ये 3 केसेस हैं। इसका लॉयर ए है, इसका लॉयर बी है, इसका लॉयर सी है। उसके बाद इस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए आप एंटिटी के मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखते हैं और जो कॉरेस्पॉन्डेंस उन्होंने लॉयर ए, बी, सी से या लीगल अथॉरिटीज से या थर्ड पार्टी से, लॉ से, वो सारी आप देखते हैं, रिव्यू करते हैं। तो उसके बाद जब लीगल एक्सपेंस अकाउंट में जाते हैं, तो लॉयर नंबर डी को गई थी 15 मिलियन की पेमेंट। तो आप कहते हैं भाईजान ये क्या चक्कर है? तो लीगल एक्सपेंस अकाउंट unusual or unexpected payments for legal transactions, legal consultants, कि जो आपकी वो अंडरस्टैंडिंग कि जो इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट एंड रिव्यूइंग ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द एंटिटी से कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रही, वो आपको नजर आती है, तो उसको आप पकड़ सकते हैं। यानी कि जो कंप्लीटनेस ऑफ लीगल एक्सपेंस के रिस्क हैं, वो आपको लीगल एक्सपेंस अकाउंट से समझ आती है और वो आपको पता चल सकता है। प्रैक्टिकली जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है वो है कि रिव्यू द लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट, कि आप उस अकाउंट को पूरा स्कैन करते हैं, रिव्यू करते हैं। प्रैक्टिकली तो ये प्रैक्टिस है हमारे यहाँ और प्रोफेशन में कि अदर देन द क्लरिकल लीगल एक्सपेंसेस, यानी कि रिटेनरशिप फी है, तो वो तो हर महीने 3 बार बताए थे, उसकी हर महीने रिटेनरशिप जा रहा है, फाइन। लीगल अकाउंट के अंदर क्लरिकल खर्चे होते हैं कि स्टाम्प पेपर के खर्चे हैं, फाइलिंग फीस हैं, कोई एसएससीपी की है, कोई किसी और रेगुलेटर की है, वगैरह वगैरह, वो उसमें आ गया। लेकिन इसके अलावा जितने भी केसेस होते हैं, उन तमाम की वाउचिंग करने की कोशिश की जाती है ऑडिट प्रोफेशन में आमतौर पे, ताकि कोई भी ऐसा लीगल इशू कि जो मैनेजमेंट ने हमें बताया ना हो या उसकी कंटीजेंसी अदरवाइज हमें हमारी नॉलेज में ना हो, उसके इम्प्लीकेशन ऑडिट पे हो सकती है कि नहीं हो सकती, उसको पूरा देख लिया जाता है। दैट्स व्हाट इज डन इन टर्म्स ऑफ लीगल एक्सपेंसेस। सो आई होप दैट क्लैरिफाइज। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो लीगल एक्सपेंस है उसके अंदर जो डायरेक्ट कंफर्मेशन है, उसका तरीकेकार ये है कि आप यू सेंड अ डायरेक्ट कंफर्मेशन, इट्स प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, सेंड बाय द ऑडिटर। बाज़ जगह पे आपको रिस्क ज़्यादा लगे, जहाँ पे मैटर सिग्निफिकेंट रिस्क भी हो, मैटर कॉम्प्लेक्स भी हो, तो आप ऑडिटर की जो 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 लीगल काउंसिल है एंटिटी का, उससे मीटिंग भी कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट और एंटिटी के लीगल काउंसिल में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा हो उस केस में खास तौर पे, और मैनेजमेंट से पूछ के ये काम किए जाते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ये भी ली जाती है कि ऑल सच इश्यूज हैव बीन डिस्क्लोज टू यू, और आपने उसकी रोशनी में काम किया है। तो मैनेजमेंट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये ली जाती है कि उन्होंने आपको तमाम लीगल केसेस जो उनकी नॉलेज में थे वो बता दिए हैं, और इसके अलावा कोई ऐसा मैटर नहीं है कि जो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे या अदरवाइज कोई इम्पैक्ट हो जो आपको नाम बताया गया। तो दैट्स लिटिगेशन क्लेम्स के ऊपर आपका किए जाने वाला काम। द लास्ट सेगमेंट इज अबाउट सेगमेंट इंफॉर्मेशन। सेगमेंट इंफॉर्मेशन का बिल्कुल सादा सी बात है कि इसके ऊपर प्रोसीजर बड़े सिंपल है कि सेगमेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक आपने देखना है कि दो, और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के क्या असूल है कि सेगमेंट आइडेंटिफाई कैसे होता है, उसके बाद सेगमेंट इन्फॉर्मेशन कैसे प्रिपेयर होती है। आपने इस प्रोसेस को देखना है और एनालिटिकली देखना है कि जो सेगमेंट की इंफॉर्मेशन दी गई है वो रीजनेबली प्रेजेंटेड है कि नहीं, एंड इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन डेवलप करने का उसके मुताबिक है कि नहीं। सो दैट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस वाली बात इसमें एज सच नहीं है। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए स्टैंडर्ड आईएफआरएस 7 है गालबन, तो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेगमेंट इन्फॉर्मेशन नजर आनी चाहिए, और हमने एनालिटिकली देख लेना है कि वो मेक सेंस कर रही है इन अकॉर्डेंस विद एविडेंस गैदर्ड इन अदर एरियाज। यानी कि सेगमेंट के अंदर लेट्स से एक एंटिटी के दो सेगमेंट्स हैं, कि वो लेट्स से सर्विसेज हैं एंड गुड्स हैं। एंटिटी जो है वो बेचती है, लेट्स से मशीनें बेचती है, तो दैट्स वन लाइन ऑफ बिजनेस, और उसकी मेंटेनेंस और सॉफ्टवेयर लगाना दूसरा काम है उस मशीन का।
तो ये दोनों लाइन ऑफ बिजनेस सेपरेट है। तो जब आपने सेल्स का ऑडिट कर रहे थे तो आपको पता था कि सेल सर्विसेज से कितनी आ रही है और प्रोडक्ट सेल से कितनी आ रही है, तो वही चीज जाहिर है कि आपकी रिफ्लेक्ट होगी सेगमेंट में भी। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ऐसी हो सकता है, कुछ एक्सपेंसेस एलोकेट हो रहे हों तो उसके लिए आप रीजनेबलनेस एनालिटिकली देख लेते हैं। तो दैट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ ISA 501 के 3 स्पेसिफिक एरियाज जिसकी हम बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ISA 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशंस के बारे में छोटा स्टैंडर्ड। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन जब हमने ऑडिट एविडेंस के वेरियस एंगल्स की बात करते हैं तो दिस इज वन ऑफ दोस ऑडिट एविडेंस के जो सबसे ज्यादा रिलायबल ऑडिट एविडेंस कहलाता है एंड वन ऑफ दोस प्रोसीजर्स के जिसके जरिए हासिल किया जाना ऑडिट एविडेंस सबसे ज्यादा अच्छा होता है। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज इसके अंदर जितनी भी क्वालिटीज ऑफ ऑडिट एविडेंस थी, यानी कि ऑडिट एविडेंस के जो इंडिपेंडेंट सोर्स से आ रहा हो वो एंटिटी से मिलने वाले ऑडिट एविडेंस से बेहतर होता है। ऑडिट एविडेंस को जो जुबानी की बजाय लिख के आ रहा हो वो ज्यादा रिलायबल होता है। वो ऑडिट एविडेंस के जो रिटन फॉर्म में आ रहा हो इंस्टेड ऑफ वर्बल फॉर्म्स और वो ज्यादा रिलायबल होता है। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो है वो इन मैनी केसेस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड मोस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस का फॉर्म के जो कंफर्मेशन के जरिए हासिल आप करते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन किन किन मकासद के लिए की जाती है? इट्स नॉर्मल जो सबसे ज्यादा कॉमन रीजन है टू ऑब्टेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन वो बैलेंस कंफर्मेशन है, सबसे मारूफ रीजन ये होता है। लेकिन बैलेंसेस कंफर्म करना इज नॉट द ओनली थिंग। इसके अलावा आप क्या क्या कंफर्म कर सकते हैं और बड़ा प्रैक्टिस में किया भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि आप ट्रांजेक्शन्स भी कंफर्म कर सकते हैं। यू कैन कंफर्म टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस एज वेल। ये कैसे होता है? मिसाल के तौर पे एक एंटिटी को आप कंफर्मेशन बैंक को ही भेजते हैं और उससे आप कहते हैं कि एंटिटी का जो लोन है उसको ना सिर्फ कंफर्म कर दें क्लोजिंग अमाउंट को, जो बाकी टर्म्स है कि इसके सिक्योरिटी क्या है, इसका पीरियड कितना है, इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, वो तमाम टर्म्स भी अगर आप कंफर्मेशन ले रहे हैं तो आप टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट की कंफर्मेशन ले रहे हैं। अगर कोई एसेट लीज हुआ ड्यूरिंग द ईयर और आप ये पूछना चाहते हैं कि इस लीज की ट्रांजैक्शन को पहले आप करते हैं, आप इवन सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन को, सिग्निफिकेंट एसेट खरीदा बेचा गया उसकी ट्रांजैक्शन, तो ये सब चीजें भी आप कंफर्मेशन प्रोसीजर्स के जरिए ऑब्टेन कर रहे होते हैं। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन whatever the depending upon whatever the assertion that you are trying to address, it can vary और assertions भी बहुत सी हो सकती हैं। बाज़ औक़ात आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन से एग्जिस्टेंस वेरीफाई कर रहे होते हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस वेरीफाई कर रहे होते हैं, एक्यूरेसी, बहुत सी चीजें आप उसके जरिए वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। एंड द डिजाइन ऑफ द जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर है वो उसी की रोशनी में वेरी करता है। तो पहली बात ये है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आप डिटरमिन करेंगे कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन की कंफर्मेशन ऑब्टेन करनी है। तो जैसे मैंने ये बातें की कि आपको बैलेंस चाहिए, आपको टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांजैक्शन, एब्सेंस ऑफ कंडीशन, व्हाटएवर यू वांट, तो ये होगा। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कि कंफर्मिंग पार्टी कौन है। इज इट द राइट पार्टी? वो नॉलेजेबल पार्टी है, वो आपको जवाब दे सकती है कि नहीं, फॉर दैट ये दूसरी बात होगी। एंड देन यू डिजाइन द कंफर्मेशन। जो डिजाइन ऑफ द कंफर्मेशन है वो डिपेंड किस पे करता है कि आपने कौन सी एजर्शन एड्रेस करनी है, रिस्क आपको क्या महसूस हो रहा था, उसका लेआउट कैसा होगा, वो उर्दू में होगी, वो अंग्रेजी में होगी, आपका प्रायर एक्सपीरियंस किस तरह का है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, आपने खत भेजना है, आपने ईमेल करना है, और इसके अलावा अदर मीडियम क्या होता है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। मैनेजमेंट की तरफ से आपको ऑथराइजेशन चाहिए, मैनेजमेंट साइन करेगी तो वो जवाब देंगे, ना सिर्फ ऑथराइजेशन बल्कि इंकरेजमेंट चाहिए। एंड जो एबिलिटी ऑफ दैट कंफर्मिंग पार्टी कि वो जवाब दे सकती है कि नहीं, और ये कि आप उसको किस हद तक इंफॉर्मेशन देंगे। वुड यू बी सेंडिंग ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड विल से कि जी इसको कंफर्म बता दो कि आपने इनके कितने पैसे देने हैं, या फिर आप बताएंगे कि इस कंपनी के हिसाब से इन्होंने आपके 5.2 मिलियन देने, आप बता दें इन्होंने कितने देने हैं। तो ब्लैंक भेजेंगे, लिख के भेजेंगे, जवाबी लिफाफा भेजेंगे कि नहीं, उर्दू में भेजेंगे, ऑनलाइन वो ईमेल से भेजेंगे, या अदर मीडियम को मैं बता देता हूँ। अदर मीडियम इलेक्ट्रॉनिक की दूसरी फॉर्म है कि देयर आर सर्टेन सेंट्रलाइज्ड पोर्टल्स अवेलेबल। जैसे मिसाल के तौर पे देयर इज
a website and a third party platform called confirmations.com. तो उसके केस में क्या होता है कि the various banks in the world have enrolled with that platform and the auditors also enroll there, और दोनों पार्टीज उसके ऊपर सारी वो कॉन्फिडेंशियलिटीज और एग्रीमेंट्स और वो सारा कुछ सिक्योरिटी की चीजें करके साइन ऑन करती हैं, एंड देन यू कैन सबमिट योर रिक्वेस्ट के confirmations.com पे। लेट्स से कि बार्कलेज बैंक ने ग्लोबली इसको साइन ऑन किया हुआ है। अब मसला ये है कि बार्कलेज के ऑडिटर्स जो हैं, बार्कलेज बैंक के कस्टमर के ऑडिटर्स पूरी दुनिया में हैं और सैकड़ों कंपनीज, हजारों कंपनीज उसके कस्टमर्स हैं। उसके जो ऑडिटर्स हैं वो हर जगह से खत भेजी जाते हैं, कौन बंदा बैठ के इतने खत देखे और उसके जवाब दे, तो वो सारे बैलेंसेस को लिंक कर देते हैं confirmations.com के साथ। इधर से ऑडिटर उधर उस पे जाता है, बार्कलेज बैंक सिलेक्ट करता है, ब्रांच, कंट्री, मुल्क और बहुत सारा कुछ सिलेक्ट करता है, सिस्टम जाता है और उसको लाके जवाब दे देता है कि जी ये बैलेंस हमने उधर से उनके सिस्टम से कंफर्म कर दिया और ये है। तो डिजिटली कंफर्मेशंस होना दुनिया के अंदर शुरू हो गई हैं। तो ये नए मोड्स और मेथड्स भी हैं, इनके अपने प्रोटोकॉल हैं, इनके अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटोकॉल्स हैं, बट आफ्टर हैविंग कवर्ड ऑल दैट ये मोड्स भी अब यूज हो रहे हैं। तो खैर ये मैं डिजाइनिंग की तरफ आता है, कंफर्मेशन के डिजाइन की बातें, एंड देन यू हैव टू सेंड द कंफर्मेशन योरसेल्फ। बात ये है कि कंफर्मेशन के ऊपर कंट्रोल ऑडिटर का होना एब्सोल्युटली जरूरी है। अभी हमने उसमें भी देखा था, लीगल कंफर्मेशन में भी, कि आपका कंट्रोल होना जरूरी है। इंटरवेंशन बाय द मैनेजमेंट इन द कंफर्मेशन प्रोसेस कैन हैम्पर द क्वालिटी ऑफ द कंफर्मेशन प्रोसेस। इसकी अभी आपको एक मिसाल भी देते हैं। देयर वाज एन इंस्टेंस इन पाकिस्तान, फ्रॉड का इंस्टेंस, शायद मैंने फ्रॉड की क्लास के अंदर भी ये मिसाल दी थी, क्योंकि इट्स एन इजी एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द फ्रॉड एज वेल, कि देयर वाज अ सीएफओ कि जिसने फ्रॉड किया कि उसने बैंक में से पैसे निकाल लिए ये कह के कि हमने कोई आईटी सर्विसेज ली हैं। एक्चुअली देयर वाज नो पार्टी, नो आईटी सर्विसेज। उसने एक और आईटी सर्विसेज के नाम से कंपनी खोली और वहां पे लेट्स से कि 30 लाख रुपए का चेक है, सीईओ ने भी साइन कर दिया कि सीएफओ कह रहा है तो काम हुआ ही होगा, और वो दोनों सिग्नेटरी थे, पैसे निकल के चले गए। नाउ उसे डर था कि जब ऑडिटर आएगा वो इस ट्रांजैक्शन के नीचे देखेगा अच्छा आईटी सर्विसेज में किधर है क्या है तो पकड़ा जाएगा। तो हेंस व्हाट ही डिड वाज कि पैसे तो निकल गए हुए थे, उसने डेबिट, एक्सपेंस, क्रेडिट, कैश जो करना था दोनों एंट्रीज नहीं की। जब कैश क्रेडिट नहीं किया तो बैंक के अंदर पैसे 10 मिलियन के बजाय 7 मिलियन रह गए थे, किताबों में 10 मिलियन ही थे। उसने बैंक स्टेटमेंट फर्ज की, वो डाउनलोड की एक्सेल में, वो लाइन डिलीट की, बैलेंस बैक टू 10 मिलियन, ऑडिटर को बैंक स्टेटमेंट दे दी। पकड़ा उसने कैसे जाना था कि ऑडिटर डायरेक्ट कंफर्मेशन ऑब्टेन करता, ऑडिटर ने कंफर्मेशन के लिए खत लिखा, इसने यहाँ से अपना बंदा भेजा और बैंक से कहा जी कि ऑडिटर की कंफर्मेशन चाहिए, वो जरा प्लीज वो कह रहे हैं आप दे दें, और इंटरवीन किया। बैंकर ने जो कंफर्मेशन दी उसने भी कंफर्मेशन ऐसे दी के साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट अटैच की, साइन ठप्पा ठप्पा लगाया और ये दिया जी प्लीज फाइंड अटैच्ड द बैलेंस ऑफ द। उसने वही जो फर्ज की हुई थी, बैंक वाले नीचे से कागज फाड़ा, अपना फर्ज कागज लगाया, उस पर ठप्पा लगाना कौन सा मुश्किल काम है, एंड वो ऑडिटर को लाके दे दिया, ऑडिटर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एंड अल्लाह खैर सल्ला, फ्रॉड निकल गया। बाद में पकड़ा गया, साल बाद 2 साल बाद, आ रहा है कब तक कैश एंड बैंक तो खुल ही जाना था। सो ऑडिटर का फॉल्ट क्या था कि उसने कंफर्मेशन को डायरेक्टली एक्सेप्ट करना था, वो उसने नहीं किया, इंटरवेंशन हो गई। तो कंफर्मेशन जो है वो डायरेक्ट आनी चाहिए, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द मैनेजमेंट आनी चाहिए। सो दैट्स एन एसेंशियल प्रोसीजर। अगर और प्रैक्टिकली इसके ऊपर ये भी है कि बाज़ औक़ात अगर आपको शक भी होता है तो यू कॉल द पर्सन कि जिसने कंफर्मेशन भेजी थी इंडिपेंडेंटली, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स के तौर पे वी डू दैट एज वेल। कि अगर आपको शक होता है कि यार शेकी सिग्नेचर है, ऐसे लग रहा है कि ये बैंक का लिफाफा नहीं है, तो आप उस ब्रांच पे कॉल करें, ऑपरेशन मैनेजर को मनाया जी मैं फर्गूसन से बात कर रहा हूँ, मैं केपीएमजी से, मैं पीडब्ल्यू को ईवाई से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बैलेंस नहीं पूछ रहा फोन पे, आपने जवाब भेजा है कि नहीं? हाँ हाँ मैंने भेजा है जनाब, ये XYZ कंपनी का हमारे पास अकाउंट है, हमने जवाब भेजा है। बैलेंस तो वो नहीं बताएगा फोन पे, उसको भी वो चाहिए कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथराइजेशन, बट यू कैन चेक यार जवाब तूने भेजा था कि नहीं। सो इंटरवेंशन को अवॉइड करना है, डायरेक्ट जवाब लेना इसके लिए ज़रूरी होता है। तो खैर ये तो एक एक्चुअली इत्तेफाक की रियल लाइफ एग्जांपल थी। हम रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते भी हैं तो नाम भी नहीं लेते और उनको रियल लाइफ एग्जांपल्स के तौर पे इसलिए ले लेते हैं कि समझने में बेहतर है कि बातें जो ऑडिट की हैं मजाक नहीं होती, सच में भी चीज़ें होती भी हैं, निकल भी जाती हैं। अच्छा,
मैनेजमेंट अगर आपसे कहे कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, दिस इज लिमिटेशन ऑन स्कोप, इसका रीजनेबल जवाब सिर्फ उस केस में हो सकता है जहाँ पे मिसाल के तौर पर मैनेजमेंट कहती है कि जी आप जिस पार्टी से कंफर्मेशन ले रहे हैं उसका और हमारा तो इस पहले से केस चल रहा है इस बैलेंस के ऊपर, लिटिगेशन में हम, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में हम, तो जब आप कंफर्मेशन भेजेंगे तो उससे जवाब तो नहीं आएगा, एक तो ये मसला है, दूसरा मेरा केस खराब हो जाएगा। मैं हमें लॉयर ने मना किया कि आपने कोई राब्ता नहीं करना, कंपनी की तरफ से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए 60 डेज से पहले, या कोई लॉ का मसला है, तो यू माइट एक्सेप्ट इट, otherwise refusal is not an acceptable reason. Then we've got जी, अच्छा उसकी तरफ हम आते हैं, अदर पार्टी के इनकरेक्ट रिकॉर्ड्स होना आपका रीजन हो सकता है कि नहीं? नहीं, दैट्स फॉर नॉट सेंडिंग, ये रीजन शायद ना हो। ये रीजन हो सकता है जब आप इस चीज को देख रहे हो कि जब आप ये असेस, ये मैनेजमेंट का रिफ्यूजल नहीं हो सकता, मैनेजमेंट कैन नॉट रिफ्यूज इट कि आप ना भेजें। मैनेजमेंट आपको फैक्ट्स बता सकती है। हमारे लिए जब कंफर्मिंग पार्टी का फैसला करना था, तो हमारे लिए ये देखना जरूरी था कि जो कंफर्मिंग पार्टी है वो नॉलेजेबल है कि नहीं, एंड वुड दे बी एबल टू रिस्पॉन्ड और नॉट। ये चीज हमने एज पार्ट ऑफ प्रोसेस देखनी थी। अगर आपको ये लगता है कि दे आर आइदर नॉट नॉलेजेबल और दे वुडंट बी रिस्पॉन्ड, तो आप नहीं भेजेंगे, बट दैट्स योर कॉल। वो मना नहीं कर सकते। वो मना जो करेंगे, दैट विल बी स्कोप लिमिटेशन अनलेस के कोई लीगल रीजन हो उसका। ठीक है जी उमर। तो उसके बाद हम आ जाते हैं कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन के रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं। रिजल्ट्स में क्या हो सकता है कि एक तो है कि आपको रिलायबिलिटी पे डाउट हो, उसको आप चेक कर लेंगे, इनडायरेक्टली रिसीव नहीं होना चाहिए, बज़ाहिर जिधर आपने भेजा सब वहीं से आ रहा है, किसी डाक के मीन से आ रहा है, कोरियर से आ रहा है, बाय हैंड आ रहा है, इन सब चीज़ों की बुनियाद पे फैसला करेंगे कि वो रिलायबल है भी कि नहीं। अगर इलेक्ट्रॉनिकली जवाब आ रहे हो तो आमतौर पे उसकी रिलायबिलिटी क्वेश्चनेबल हो सकती है ज़्यादा, यानी कि आपने भेजा था और वो जीमेल के किसी जवाब से आ रहा है, तो दैट विल बी लेस रिलायबल देन एक कंपनी का जो प्रॉपर डोमेन के जरिए ईमेल एड्रेस हो। एंड इवन देन डोमेन वाले ईमेल एड्रेसेस को भी अपेरेंटली फेक कर लेना बड़ा आसान होता है आजकल की दुनिया में। इसलिए जब इलेक्ट्रॉनिकली जवाब भी आ रहे हो, अनलेस सिक्योर मींस आपने एस्टेब्लिश किए हुए हैं, आपको उसके ऊपर उसकी रिलायबिलिटी के अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं। सिक्योर मींस से क्या मुराद थी? मिसाल के तौर पे जब इवन थर्ड पार्टी से डायरेक्टली ऑडिटर, ये मैं थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, मैं एक ऑडिटर हूँ और मैंने अपनी क्लाइंट के ऊपर 100 थर्ड पार्टी से, 95 थर्ड पार्टी से बैलेंस कंफर्मेशन लेनी है, तो मैं सबसे ईमेल मंगवान सॉफ्ट कॉपी में लेनी है, दुनिया भर में वो लोग होते हैं, तो उसके लिए मैं एक डेटाबेस बनाऊंगा। उस डेटाबेस के ऊपर वो जो थर्ड पार्टी है वो आके अपना लॉगिन बनाएगी, जो मुझे ईमेल एड्रेस पता चला था उसके ऊपर वो मैं ईमेल एड्रेस को टेस्ट करने की प्रोसीजर्स लगाऊंगा। उसके बाद वो वहां पे अपना लॉगिन क्रिएट करेगा, उसके लिए ऑथेंटिकेशन कोड उस ईमेल एड्रेस पे जाएगा, उधर से जवाब आएगा। तो देयर हैज टू बी सम प्रोटोकॉल्स के जिसके बाद उसकी वैलिडेशन हो रही हो टू रिलाई ऑन इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव्ड रिस्पॉन्सेज, क्योंकि उसके अंदर भी इंटरफेरेंस के और इनडायरेक्ट होने के चांसेस शामिल होते हैं। सो यू विल डू दैट। अच्छा, उसके बाद दूसरा एरिया ये है रिजल्ट्स को देखने में कि आपको जवाब ही नहीं आ रहे। जब जवाब ना आए तो आपको जो बैलेंस आपने सिलेक्ट कर लिया है फॉर थर्ड पार्टी कंफर्मेशन और जवाब नहीं आता, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, उस पर्टिकुलर बैलेंस, उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। मीनिंग बाय कि आपने थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ली रिसीवेबल अमाउंट, जवाब नहीं आया, अब सब्सिक्वेंट रिसीट्स देख लें ड्यूरिंग द ईयर, वो ट्रांजैक्शंस के जिनके बिल्डअप से वो रिसीवेबल बना था उनको टेस्ट कर लें। यू हैव टू परफॉर्म ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर एग्जैक्टली रेलेवेंट टू दैट बैलेंस। जनरल प्रोसीजर्स तो आप करते ही हैं, बट उस बैलेंस के लिए आपको करना पड़ेगा। अगर आपको एक्सेप्शंस आइडेंटिफाई होती हैं तो फिर आप क्या करेंगे? उन एक्सेप्शंस को डील करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेट करके। एवरी एक्सेप्शन इज नॉट डायरेक्टली अ मिसस्टेटमेंट, देयर कुड बी अ रिकंसिलिएशन ऑफ इट, यानी कि टाइमिंग डिफरेंस हो, देयर कुड बी इनकरेक्ट रिकॉर्ड एट द थर्ड पार्टीज एंड, तो उस केस के अंदर हो सकता है कि आपको ट्रांजैक्शंस को देखना पड़े, उसके साथ फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़े, और जो उसके रिकॉर्ड्स हैं वो करेक्ट हो जाएं एज पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन। तो जो एक्सेप्शन है
वो इट इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ अ मिसस्टेटमेंट, बट दे आर नॉट डायरेक्टली मिसस्टेटमेंट। तो जो उसको आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, हो सकता है कि वो मिसस्टेटमेंट हो, और हो सकता है कि वो मिसस्टेटमेंट ना हो, उसकी टाइमिंग डिफरेंट हो, रिकंसिलिएशन हो, थर्ड पार्टी के एंड पे गलती हो जो कि करेक्ट हो जाए। सो एंड इफ देयर इज अ मिसस्टेटमेंट तो फिर उसको आप करेक्ट करने की तरफ जाएंगे। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन एंड पॉजिटिव कंफर्मेशंस। नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है? जिसमें आप ये जवाब खत लिखते हैं कि इस एंटिटी का आपके पास इतने का बैलेंस है, इफ यू एग्री तो डोंट आंसर, इफ यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस तो फिर आप जवाब दे दीजिएगा। पॉजिटिव कंफर्मेशन वो होती है कि जिसमें आप कहते हैं कि हर हाल में मुझे उससे जवाब दीजिए। जहां पे आपने पॉजिटिव कंफर्मेशन मांगी हो, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर करना जरूरी है। नेगेटिव कंफर्मेशन के केस के अंदर उसकी जरूरत नहीं रहती। नेगेटिव कंफर्मेशन इज अ लोअर लेवल ऑफ ऑडिट एविडेंस। ये सिर्फ उस केस में कहा किया जाता है जहां पर रिस्क भी लो हो, पॉपुलेशन इज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस बैलेंसेज और ट्रांजैक्शंस, एक्सेप्शन रेट इज नॉट एक्सपेक्टेड, हिस्टोरिकली भी कोई मसला नहीं निकलता, तो सिर्फ उस केस के अंदर आप नेगेटिव कंफर्मेशन यूज करते हैं। प्रैक्टिकली बहुत बहुत कम इस्तेमाल हो रही होती है। और जो इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस है वो यही वाली बातें हैं जो कि हमने रिजल्ट्स ऑफ प्रोसीजर में कही थी। यानी कि जो 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 जवाब आए हैं उसको आपने ऑब्टेन करके देखना है कि अच्छा अप्रोप्रिएट पार्टी पार्टी की तरफ से जवाब आ चुका है, वेदर इट्स रिलायबल और नॉट। नॉन रिस्पॉन्स के केस में क्या करना है, और अगर एक्सेप्शन आती है तो उस केस में क्या करना है। यही वो जो एक्शंस थे वही आपकी जो इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस है। जब हम बात कर रहे थे उसके रिजल्ट्स की, रिजल्ट्स के वाली लाइन सेम लाइंस के ऊपर इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस होगी एक्सटर्नल कंफर्मेशंस के फर्दर फॉलो अप में। दैट्स आई से 505। 520 की तरफ चलने से पहले एक और छोटा सा ब्रेक ले लें। ये 520 पे आज का दिन ही ब्रेक कर लेंगे यार, दिन ही ब्रेक करना चाहिए, पहले पीछे रह गए। चलें दिन ब्रेक करते हैं फिर। 520 को कल देखेंगे। काफी है आज के लिए फिजान। मैं भी यही सोच रहा था, आपने भी कह दिया तो काफी कर देते हैं। लेकिन मेरे भाई प्लीज अब सब लोग इन चीजों को साथ साथ देखना शुरू करें। उस्मान आप भी कम से कम टेस्ट को वो क्या कहते हैं अदना दर्जे के जो कंट्रीब्यूशन है वो करें, कि कम से कम टेस्ट को देख लें। लेकिन प्रेफरेबली अभी आधा घंटा लगा के उसको अटेम्प्ट कर लें। चलें घंटे में ना सी आधे घंटे में अटेम्प्ट कर लें, ताकि हम कल उसको डिस्कस करें तो कम से कम आप सब लोग उससे वाकिफ तो हों। फिर अभी के लिए इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। शेर को पढ़ लेते हैं जो भी पहली किताब सामने आए। यहाँ पे बैठने का ज़रूर फ़ायदा है जब मैं इधर बैठा हूँ कि किताबें पास ही होती हैं। लेकिन ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? हैरत की बात है। हम्म, अच्छा जी, ये शायर हैं कमर जमील। गलियों में इसी तौर से तन्हा नजर आए, ये राह गुजारों पे तेरी याद के साए।
आसान नहीं मौसम के गिरेबान से उलझना, आसान नहीं मौसम के गिरेबान से उलझना, लेकिन ये तमाशे भी हवाओं ने दिखाए। ये शहर, ये सैलाब, ये गिरती हुई दीवार, इस शहर में हम लोग कहाँ से निकल आए। मैं सोच रहा हूँ कि तेरी याद से पूछूं, ये फूल, ये शाखों पे दिए किसने जलाए। चलिए, अब आप लोगों से जल्दी इजाज़त ले ली है, तो अब बैठ के बाद में मैं ये शेर पढ़ता हूँ। तो बहुत ही अजीब व गरीब शेर है कमर जलील, कमर जमील के। आप सबके ऑनलाइन रहने और सुनने का बहुत शुक्रिया। अरे, ये मौजू और बढ़ जाएगा। शायर हम कौन सा पढ़ते हैं? सबसे ज़्यादा और सबसे ऑफन हम गालिब को पढ़ते हैं। जब भी पढ़ते हैं अपनी बात आ जाती है। गालिब, फैज़, मीर और इकबाल, इनको हम पढ़ते रहते हैं। उसके अलावा सबको पढ़ते हैं। ओके जी, शुक्रिया, खुदा हाफिज।